मैं गांव का एक सामान्य सा लड़का हूं। जो दूसरे गांव के बच्चों का बचपन होता है, वैसे ही एक साधारण सा बचपन मेरा भी रहा है। वही गलियों में अपने दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना, वहीं पेड़ों पर चढ़ना, खेतों में घूमना, पत्थर मारकर बेरी से बेर तोड़ना और शरारतों के बाद माँ से मार खाना। ऐसे ही रहा है मेरा बचपन। बचपन में हम जब खेलने बाहर जाया करते थे तो हमें कुछ हिदायतें दी जाती थी कि ये मत करना, वो मत करना, और खासकर उस पेड़ के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। दरअसल हमारे गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ है जो कई सालों से वहां खड़ा है। सभी गांव के लोग उसे एक श्रापित या भूतिया पेड़ मानते हैं। लोगों का कहना है कि इस पेड़ के पास जो भी जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। वो कहते हैं जिन लोगों ने जानबूझकर या अनजाने में उस पेड़ के पास जाने की कोशिश की, उनके साथ कुछ ना कुछ बहुत ही बुरी दुर्घटना जरूर हो जाती है। इसी वजह से उनके पास जाने से मना किया जाता था। कई साल पहले ही लोगों ने उस ओर जाना बंद कर दिया था, तो अब उस पेड़ के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई थी, लेकिन कभी वहीं किसी गांव के आने जाने का मेन रास्ता हुआ करता था। दरअसल वो पेड़ चौराहे पर था, लेकिन जब से भूतिया घटनाओं ने उस पेड़ को जकड़ा है और वहां भूतिया घटना होने लगी, तब से लोगों ने उस रास्ते का प्रयोग करना बंद कर दिया, जिस वजह से आज वो पेड़ एक सुनसान और वीराने में खड़ा है, जिसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन हम शायद ये बात भूल गए थे। मैं अपने और अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ। दरअसल सुनील शहर में रहता है, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हमारी मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद कभी मैं तो कभी वो मुझसे गांव मिलने आ जाया करता था। उसे गांव का माहौल काफ़ी पसंद है, क्योंकि उसे यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। तो ऐसे ही एक दिन वो आया हुआ था। हमने दिन में खूब एंजॉय किया और रात का खाना खत्म करने के बाद सुनील का मन हुआ कि चलो बाहर घूम कर आते हैं। मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने भी हामी भर दी और लगभग रात के 8 बजे तक हम लोग घर से बाहर निकल गए सैर के लिए। हम दोनों उस मौसम में मस्त चलती ठंडी हवा के झोंकों का आनंद ले रहे थे। सुनील अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब बता रहा था, ताकि मैं उसे कोई एडवाइस दे सकूं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं, क्योंकि मुझे दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं थी। तो मैंने बस यही कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मेरी बात सुन उसे कुछ तो सुकून मिला ही होगा। उसको उदासी से बाहर लाने के लिए मैंने टॉपिक चेंज कर दिया और आगे क्या करना है लाइफ में, हम इस बारे में बात करने लगे। हम दोनों बातों में इतने घूमे हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम उस भूतिया पेड़ के पास आ गए। हम अपने ही बातों में मगन चले जा रहे थे, कभी इस गली में तो कभी उस गली में। जब मैंने अचानक से आसपास देखा तो वो भूतिया पेड़ अचानक से हमारे सामने आ गया। मुझे जब तक एहसास हुआ तब तक हम उसके सामने पहुंच चुके थे। वो पेड़ हमसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने वहीं पर अपने पैर जमा लिए जहां मैं खड़ा था, लेकिन सुनील नहीं रुका। वो आगे बढ़ता रहा। मैंने उसको आवाज दी, सुनील। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो पीछे रह गया था। तो मैंने पीछे आते हुए उसने मुझसे कहा, यहाँ क्यों रुक गया? मैंने उससे कहा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। उसने मेरे घबराते हुए चेहरे की ओर देखा और फिर बोला, लेकिन क्यों? और तू घबराया हुआ क्यों है? मेरी आंखें एकटक बस उस पेड़ को ही देखे जा रही थी
ये देख सुनील ने कहा, क्या हुआ और उधर किससे देख रहा है, कौन है वहां? ऐसे में मैंने उससे कहा, अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का, तू चल यहां से अभी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वापस लाने के लिए मुड़ा तो उसने हाथ झटकते हुए कहा, क्या बात है वो तो बता पहले। तो मैंने कहा, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सुनील को तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रहे थे कि मुझे क्या हुआ है, मैं अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा हूं। तभी वो बोला, पहले बता क्या हुआ। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो जो बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, हमें उसके पास नहीं जाना, उसके पास जाना सख्त मना है। लोगों का मानना है कि उस पेड़ पर भूत प्रेत हो सकते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए, चल यहाँ से। मेरी ये बात सुन उसकी हंसी निकल गई और वो जोर जोर से हंसने लगा और मुझको बोला, भूतिया पेड़, कोई बहाना नहीं मिला मुझे डराने का। एक मिनट रुक, अभी निकालता हूं तुम्हारा भूत। ये कहकर वो उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो मान ही नहीं रहा था और आगे चला जा रहा था, जबकि मेरी आगे जाने की हिम्मत तक नहीं हो रहे थे। मैं अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास जा रहा था। आगे तो वो जा रहा था लेकिन डर के मारे गला मेरा सूख रहा था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैं ना आगे जा सकता था और ना ही पीछे वहां से भाग सकता था और ना ही वहां रुक सकता था। मैं डर के मारे पसीने में पूरी तरह से भीग चुका था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सुनील को वहां उस पेड़ के पास जाने से कैसे रोकूं। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा था कि आगे मत जा, आगे खतरा है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था और आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसका तो पता नहीं पर डर के मारे मेरा बुरा हाल था। फिर अचानक उसने अपने कदम रोक लिए। मैं घबरा गया कि अचानक इसे क्या हो गया, कहीं इसे वो प्रेत तो नहीं दिख गया। फिर अचानक वो पलटा और जोर से हंसने लगा और मुझसे बोला, आजा, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई प्रेत भूत नहीं है, आजा। ये देख कि वो उस पेड़ के बहुत ही करीब है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा तो मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने भी आगे बढ़ने का फैसला किया। और जैसे ही मैंने अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए उठाया, वैसे ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। एक जोरदार चीख उस खौफनाक मंजर में गूंज उठी, जिसकी गूंज से हजारों चमगादड़ बरगद के पेड़ से निकलकर उड़ने लगे। वो संख्या में इतने ज्यादा थे कि एक बार को तो पूरा आसमान उन्होंने ही ढक लिया। वो चीखते चिल्लाते हमारे ऊपर मंडरा रहे थे। वो चमगादड़ उस बरगद के पेड़ के चारों ओर चक्कर काट रहे थे। ये देख सुनील की तो हालत खराब हो गई और वो वापस उल्टे पैर भाग आया और मेरे पास आकर घबराते हुए बोला, यार चल यहाँ से, यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। उसकी बात सुनते ही मैंने घर की ओर मुंह किया और जैसे ही हम आगे चलने लगे वैसे ही हमारे कानों में एक आवाज गूंजी, रुको, कहाँ जा रहे हो, हमारे पास तो आओ, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सुनते ही हम दोनों की सांसें अटक गई, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और गला भी सूखने लगा। डर के मारे पूरे शरीर में कंपन हो रहे थे। हमने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से पीछे की ओर मुड़े। हमारे सामने दो सफेद रंग की परछाई उस पेड़ पर झूल रहे थे। ये देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम वहां पर जड़ बन गए थे, वहां से हिलने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक बार हमें वही कर्कश आवाज सुनाई दी, आओ, वहां क्यों खड़े हो, हमारे पास आओ, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें। ये सुनते ही हम दोनों बुरी तरह से डर गए और मन ही मन भगवान का नाम जापने लगे। वो उनके नाम की ही शक्ति थी
कि हमें हिम्मत मिली और हम वहां से मुड़े और फिर भागे। पीछे मुड़कर देखने की सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बस भागते ही जा रहे थे। हमने सीधे घर पहुंचकर राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। कुछ देर हाँफते रहे, पसीने से लथपथ एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। आज तो बाल बाल बच गए, मैंने सुनील से कहा तो सुनील बोला, मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहा है। मुझे क्या पता था कि वहां सच में कोई प्रेत है। इस पर मैं बोला, एक नहीं बल्कि 2 प्रेत है वहां। इस पर सुनील ने हैरानी के साथ पूछा, मतलब? हम घर के अंदर आ गए और बाहर आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए। सुनील के मन में उस पेड़ के पीछे की सच्चाई जानने की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी, तो वो पूछने लगा कि आखिर उस पेड़ का राज क्या है। तो फिर मैंने उसे बताया, ये पेड़ कई सालों से वहां खड़ा हुआ है। गांव वालों का मानना है कि उस पेड़ के पास जाने पर उस पेड़ पर रहने वाले प्रेत हम पर हमला कर सकते हैं और हमें परेशान करने के साथ साथ हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। गांव में कई लोग उस पेड़ का शिकार हो चुके हैं। शुरू में गांव के लोग उस पेड़ के शिकार ज्यादा होते थे, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें पता नहीं होता था कि इस पेड़ पर कुछ ऐसा है। पहले वहां से गांव आने जाने का मेन रास्ता हुआ करता था, जिस वजह से लोगों को मजबूरन वहां से गुजरना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे गांव में अजीब चीजें शुरू होने लगी तो लोगों ने वहां से गुजरना बंद कर दिया। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वो प्रेत उन पर हमला न करते। जो भी उस पेड़ की चपेट में आता, वो लोग अचानक से बीमार हो जाते हैं, पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। अब एक प्रेत उस पेड़ पर पहुंचा कैसे, ये तो कोई नहीं जानता, मगर अब जो है वो है और उस पेड़ के पास आज तक कोई नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ऑटो से उतरने के बाद मैं भागता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। सीढ़ियां चढ़कर उतरकर जब तक मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा, तब तक मेरी ट्रेन आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मैंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की एक आखिरी कोशिश भी की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय यहां पर रात गुजारने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे घर की तरफ जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। थका हारा मैं प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। तब रात के 8:30 बज रहे थे और ठंड का आलम तो ये था कि मेरे हांफते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि आगे क्या करूंगा। दरअसल मैं यहाँ यानी इस पतालपुर गांव में किसी काम के सिलसिले से आया था। काम निपटाते निपटाते रात हो गई और अभी कुछ देर पहले आखिरी ट्रेन भी छूट गई। एक बार को तो मैंने सोचा यहीं इसी बेंच पर लेटकर किसी तरह से रात कटा देता हूं, मगर तभी एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तो और वो स्टेशन इतना छोटा था कि उसमें कोई वेटिंग रूम भी नहीं था। ये तो पक्का था कि मैं स्टेशन में नहीं रुकने वाला। लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास कुछ ढूंढने लगा, कोई ऐसी जगह जहां मैं रात भर बिना किसी तकलीफ के सो सकूं। मगर मेरे आसपास मुझे खाली रास्ता और बंद दुकानें ही नजर आ रही थी। कोहरे ने चारों तरफ अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधों पर पीछे की तरफ से किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ।
मैं चौंकते हुए तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे मेरी ही उम्र का एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उस आदमी ने ही कहा, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं होटल ढूंढ रहा हूं। खैर, मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मैं होटल खोज रहा हूं? इस पर वो आदमी बोला, मुझे सब पता चल जाता है। हालांकि होटल तो नहीं, पर एक जगह है जहां आप रात गुजार सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर। चूंकि उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो आदमी मुझे एक रास्ते पर कहीं ले जाने लगा। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल ही नजर आ रहे थे। बाकी ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। फिलहाल किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उस तरफ कोई होटल होगा भी, मगर मैं उस वक्त लाचार था, इसलिए उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद रास्ते से थोड़ा हटकर मुझे एक 2 मंजिला इमारत नजर आने लगी। तभी मेरे आगे चल रहे उस आदमी ने मुझे उंगली के इशारे को उस इमारत की तरफ दिखाते हुए मुझसे कहा, यही है वो घर, आप यहाँ रात भर रह सकते हैं। मुझे उसी वक्त भाड़े की बात कर लेना ठीक लगा। फिर जब मैंने उस आदमी से भाड़े के लिए पूछा तो उसने कहा, जी, हम किसी से भाड़ा नहीं लेते, बस हमारा एक नियम है, अगर आप एक बार इस घर में अंदर चले गए तो कल सुबह से पहले बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी ठंड में बाहर निकलेगा। ऊपर से मुझे मुफ्त में रात गुजारने की जगह मिल रही थी, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को हाँ बोल दिया। थोड़ा और चलकर हम लोग उस घर के नजदीक पहुंचे। घर की हालत ना तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और ना ही काफी ज्यादा बुरी, मतलब ये कि रहने लायक था। फिर उस आदमी ने घर के दरवाजे पर लटक रहे ताले को खोला और हम दोनों घर के अंदर गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तो इस पर वो आदमी बोला, लाइट नहीं है यहाँ पर। खैर, जैसे तैसे वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, आप आराम से यहाँ पर सो जाइए, मैं बाहर ही बैठा हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार आवाज लगा दीजिएगा। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और चुपचाप कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। तभी मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मैं 4 दीवारी और एक छत के अंदर सोया हुआ था, मगर फिर भी मेरे शरीर पर इतनी तेज हवा लग रही थी जैसे मैं खुले में सोया हुआ हूं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? कमरे में जो एक खिड़की थी वो पहले से ही बंद थी। दरवाजा भी मैं बंद करके सोया था। खैर, पलंग के एक ओर पड़ी रजाई को उठाकर मैंने अपने मुंह तक ओढ़ लिया। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ी गर्मी आई, मगर नींद उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक रजाई के अंदर होने की वजह से मुझे घुटन सी होने लगी, इसलिए मैंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला, तभी मेरी नजर मेरे सर के ऊपर एक बहुत ही घने पेड़ पर गई। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अब मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। तभी मैंने महसूस किया
कि मैं किसी पलंग पर नहीं बल्कि एक मिट्टी के टीले पर लेटा हुआ हूं। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंख मीचने लगा। और जब आंख मीचकर जैसे ही दोबारा आंख खोला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मैं उसी कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। लिहाजा मैं उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और हॉल में आकर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। मगर मुझे वो आदमी हॉल में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से मुझे उसी वक्त वहां से निकल जाना ही बेहतर लगा और मैं वापस अपने कमरे में सामान लाने चला गया। सामान समेटकर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तभी अचानक मेरे सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया। मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और चेहरे पर किसी धारदार खंजर के निशान थे। उस आदमी के हाथ में भी एक धारदार खंजर था और वो लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त पर मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। मगर तभी मेरी नजर उस कमरे में लगी कांच की खिड़की पर गई। उस खिड़की में किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं थी। मैं तुरंत उस खिड़की की ओर भागा और खिड़की खोलकर तुरंत नीचे कूद गया। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें आई, मगर उस वक्त मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं बैठकर चोट सहलाऊं। लिहाजा मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते वक्त मैंने एक दफा पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहां ना तो वो घर था और ना ही वो आदमी। दौड़ते दौड़ते मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। पूरी रात किसी तरह से स्टेशन में ही गुजार दी। हालांकि मुझे तब भी डर लग ही रहा था कि कहीं वो आदमी यहाँ फिर से ना आ जाए, इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने स्टेशन मास्टर को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आदमी एक चोर हुआ करता था। लोगों को इस तरह से लूटना उसका काम था और वो अपने इस काम को उसी जगह पर अंजाम देता था। मगर एक दिन उस चोर का पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया। उस मुसाफिर ने उस चोर को जान से मार डाला। तब से उसी की आत्मा भटकती है। हालांकि अब भी वो आत्मा लोगों को उसी जगह पर ले जाती है, मगर लूटने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें जान से मार डालने के इरादे से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।